क्या ये जंग का आगाज है? इंडिया और पाकिस्तान फिर से आमने सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाकये के बारे में जिसने ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जो अपने अमन और खूबसूरती का निशान माना जाता था, एक ऐसे हादसे का मरकज बन गया जिसमें 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सवाल ये उठता है, ये किसने और क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक टेररिस्ट हमला था या इसके पीछे एक गहरा सियासी मकसद छुपा है? इंडिया का ये कहना है कि ये हमला पाकिस्तान के बैक मिलिटेंट्स जैसे कि लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन ने किया। उनका ये दावा है कि ये पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड प्लान का हिस्सा, जहां ट्रेन मिलिटेंट्स को कश्मीर भेजा गया। I was just somewhat caution against blindly accepting the kind of Indian allegation that Pakistan was necessarily 100% behind this. लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्जामात को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि ये इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को मैनिपुलेट करना है। लेकिन इन सब टेंशन के बीच एक चीज जिसे मीडिया कम हाईलाइट करता है वो है इंसानियत। पहलगाम के इस हमले में जहाँ हर तरफ खौफ था, वहाँ कुछ मनाजिर इंसानी इत्तेहाद का सबूत। जब फायरिंग हो रही थी, लोग भाग रहे थे, तब कश्मीर के मुसलमान अपनी जान पे खेलकर हिंदू टूरिस्ट को बचा रहे थे। उन्हीं में था एक सैयद आदिल हुसैन शाह। आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। 8 बजे यहाँ से गया घोड़े चलाने को। घोड़े उधरी पहलगाम के थे, वो मालिक उधरी बैठते थे और इनको घोड़े लेकर ऊपर भेजते थे। जब ये गया तो ये उधर से घोड़े लेके ऊपर गया। आगे से जो इसके साथ यात्री भी थे उनको भी लेके वहाँ पहुँचा और वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग में जब उसके यात्री को फायर आया तो वो नीचे गिर गया। ऐसे ही हमला किया आदिल ने उनके साथ, इसी झड़प में वो मारा गया। एक जवान हॉर्स राइडर जो ना सिर्फ अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, बल्कि उसने अटैकर्स को डिसआर्म करने की कोशिश की और अपनी जान से हाथ धो बैठा, सिर्फ इसीलिए कि टूरिस्ट सेफ रहें। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं, बल्कि वीडियो क्लिप्स में देखा गया है कि कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुसलमान भाई भाई के नारे लगा रहे थे। इस अटैक के बाद ना सिर्फ लोगों की जानें चली गई, बल्कि लोकल इकोनॉमी, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे एक बड़ा गहरा असर पड़ा है। एयरलाइन टिकट्स महंगी हो गई, होटल बुकिंग कैंसिल हो गई और लोग वहां से निकलना चाहते हैं। We had a consistent business down the year. तो अब जब ये इम्पैक्ट आया है कि more than 85% कैंसिल हो चुके हैं, नेक्स्ट 10-15% ऑन होल्ड है, वो भी कल तक कैंसिल हो जाएंगे। इंडिया ने इस इंसिडेंट को स्ट्रेटेजिक अटैक डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई। इंडिया ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न कर दिया कि अगर इस तरह के हमले दोबारा हुए तो वो अपनी मिलिट्री रिस्पांस को एस्केलेट कर दें। इंडिया का ये भी कहना है कि ये एक आइसोलेटेड अटैक नहीं, बल्कि एक बॉर्डर जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है और इसी वजह से उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी काम तेजी से शुरू कर दिया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट बनाई जा सके। पाकिस्तान ने तमाम इल्जामात को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये अटैक उनकी तरफ से नहीं हुआ, बल्कि इंडिया का अपना नैरेटिव है जो वो अपनी पब्लिक और ग्लोबल ऑडियंस के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं। We do not have any connection to what is happening in Kashmir. पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है और अगर इंडिया किसी भी एग्रेसिव एक्ट की तरफ गया तो पाकिस्तान अपने डिफेंस का पूरा हक रखता है। It will be a declaration of war, you know. You are actually depriving us of water, which is our right, which was acknowledged by India as it is written in that treaty. We don't have to prepare ourselves. We are already prepared for any eventuality. You know. ये सब देखकर एक और सवाल उठता है, क्या इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो सकती है? देखो, टेक्निकली दोनों कंट्रीज के पास पावर है, मिलिट्री भी है और न्यूक्लियर वेपन्स भी, लेकिन आजकल इस दुनिया में डायरेक्ट वॉर शुरू करना सिर्फ मिसाइल से नहीं होता। उनके पीछे हैं पॉलिटिकल विल्स, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटीज और इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है और यहाँ पर दोनों साइड्स ही कुछ सोच समझ कर मूव कर रहे हैं। इंडिया का इलेक्शन सीजन है, ऐसे वक्त पे जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हाई होते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा एग्रेसिव टोन अडॉप्ट करती है। तो हो सकता है इंडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे या बॉर्डर पे मिलिट्री मूवमेंट बढ़ा दे। कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा स्टेप भी सोचा जा सकता है, जैसे पुलवामा अटैक के बाद लिया गया था।
लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो उनकी इकोनॉमिक हालत पहले से ही काफी खराब है। डॉलर महंगा हो रहा है, IMF के प्रेशर में है और अंदरूनी सियासी इंस्टेबिलिटी भी चल रही है। इन सब को देखकर लगता है कि पाकिस्तान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा, क्योंकि फुल ब्लोन वॉर पाकिस्तान के लिए मैनेजेबल इस वक्त नहीं है। आजकल वॉर का मतलब सिर्फ टैंक्स और जेट्स नहीं होता है। साइबर अटैक्स, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ये सब साइलेंट बैटल्स होती हैं, बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। दोनों कंट्रीज अपने तरीके से जवाब देती हैं, लेकिन ओपनली वॉर डिक्लेयर नहीं। Excess water going to Pakistan will be stopped. बाजें जो हैं वो नहीं जा सकेंगी, जो कि भारत की जाती थी पाकिस्तान की फजाओं से होते हुए। तो यौमिया हम समझ सकते हैं जी भारत को लाखों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है, ये जो पहलगाम का हमला हुआ उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही इंडिया ने पानी रोक दिया। यानी इंडिया ने कह दिया कि अब वो पाकिस्तान को रावी नदी का पानी नहीं देगा, और ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी। ये वही एग्रीमेंट है जो दोनों मुल्कों को 1960 से पानी शेयर करने का तरीका बताता है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ मिलिट्री या मीडिया स्टेटमेंट से ही जवाब नहीं दे रहा, बल्कि अब पानी जैसे सेंसिटिव इशू को भी वेपन की तरह यूज कर रहा है। सोचो, पाकिस्तान जहां ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में है, वहां अगर पानी का फ्लो भी कम हो जाए तो जरा सोचो उनके एग्रीकल्चर और जमीनों पर क्या असर होगा। यानी ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक साइलेंट अटैक जैसा स्टेप है जो बाहर से तो शायद बहुत काम लग रहा है, लेकिन अंदर से काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर एक और फैक्टर है इंटरनेशनल प्रेशर। दुनिया ऑलरेडी इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है और ईरान और इजराइल की टेंशन भी ऊपर जा रही है। अमेरिका, चाइना और गल्फ कंट्रीज दोनों साइड्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है तो सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट में होगा। सो ऑनेस्टली लगता तो यही है कि फुल फ्लेज वॉर के चांसेस बहुत कम है, लेकिन टेंशन डेफिनेटली बढ़ सकती है। बॉर्डर पे फायरिंग, ट्रूप मूवमेंट्स या फिर मीडिया में एग्रेसिव लैंग्वेज, और अगर किसी तरफ से भी कोई छोटी गलती हो गई तो वो स्पार्क बन सकती है किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट। और अब इस टेंशन की एक नई मिसाल देखने को मिली जब इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और जवाबन पाकिस्तान ने अपना सफीर इंडिया से वापस बुलाया। ये एक छोटी सी डिप्लोमेटिक मूव नहीं होती। जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से अपना एम्बेसडर वापस बुलाता है तो इसका मतलब होता है कि रिश्ते बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। ये स्टेप अक्सर तब उठाया जाता है जब मुल्क प्रोटेस्ट करना चाहता है या सिग्नल देना चाहता है कि अब बात सिर्फ लफ्जों तक नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फौरन जंग शुरू हो रही है। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है कि अगर सिचुएशन को कंट्रोल में ना लिया गया तो सिचुएशन बहुत वर्स हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में, जो है चाइना का रोल। अगर वॉर होती है तो चाइना का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये इंडिया के लिए काफी डेंजरस भी हो सकता है। चलो इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चाइना ने CPEC में काफी इन्वेस्ट किया। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को रोड, रेलवेज और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बहुत सपोर्ट किया। CPEC का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि ये चाइना को गवादर पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस देता है, जो उनके लिए इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ता है या उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना नेचुरली पाकिस्तान की मदद करना चाहे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लान्स इस रीजन में हैं। अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्या खतरा हो सकता है। चाइना के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस हैं और उनकी रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफी डीप है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो चाइना अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान को दे सकता है। ये इंडिया के लिए काफी टेंशन का कॉज बन सकता है, क्योंकि चाइना और इंडिया के अपने इश्यूज भी हैं, जैसे लद्दाख बॉर्डर डिस्प्यूट और ट्रेड टैरिफ्स। पहले तो अगर चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को प्रेशर में डालता है तो इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान के साथ लड़ना और दूसरी तरफ चाइना का भी थ्रेट। ये सिचुएशन इंडिया के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। चाइना के इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, जैसे टैरिफ और ट्रेड वॉर्स, और ये भी सच है कि उनकी इकोनॉमी बहुत लार्ज है और उनके पास रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान की मदद करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर चाइना पाकिस्तान को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देता है तो इंडिया के लिए 2 फ्रंट्स पर फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है, एक पाकिस्तान के साथ और दूसरा चाइना के साथ। और एक चीज, अगर चाइना एक्टिव हो जाता है तो दुनिया के जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी इफेक्ट होंगे। चाइना का रिलेशनशिप रशिया के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दोनों मुल्क मिलकर कुछ करते हैं तो इंडिया को ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। सो अगर वॉर होती है और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन भी बन सकती है, जिसमें इंडिया को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगले कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं।
ये देखना होगा कि ये सिर्फ वर्बल क्रॉस फायर तक लिमिटेड रहेगा या फिर ग्राउंड पे भी कुछ एक्शंस होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ एक और ब्लेम गेम है या कोई एक्चुअल जंग का डेंजर भी है? ये अटैक सिर्फ एक टेररिज्म का केस नहीं लगता। जब हम इसका वाकई एनालिसिस करते हैं तो हमें लगता है कि इसके पीछे कोई सियासी मोटिव्स भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था या कुछ और बड़ा प्लान था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिले।